नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान का अजमेर जिला और अजमेर का पुष्कर धार्मिक तीर्थ स्थल जिसे कहा जाता है, इसी पुष्कर वाली जगह पर इसी महीने 12 तारीख को एक वाकया हुआ था। और वाकये से पहले हम आपको बता दें कि पुष्कर काफी चर्चाओं में आया था 12 तारीख को, पिछले 2-3 दिनों से। मसला सीधा सा ये था कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की उनकी जो एक अंतिम यात्रा हम कह सकते हैं, जो अस्थि विसर्जन जो कार्यक्रम था वो था पुष्कर के सरोवर में। और यहीं पर परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने, उनके चाहने वालों ने, सभी ने एक प्रण किया था कि पुष्कर के सरोवर में उनका जो फाइनल जो अस्थि विसर्जन कार्यक्रम होगा वो पुष्कर में होगा। 12 तारीख की तारीख जो थी वो मुकर्रर थी और उस समय कहा गया था कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। समाज के लोग भी तमाम, राजस्थान के लोग भी, राजस्थान से बाहर के लोग भी, हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी, और केवल समाज के लोग नहीं, समाज से दूसरे वो लोग भी जो कर्नल बैसला को चाहते थे, उनके साथ जो रहते थे और उनकी अंतिम विदाई के गवाह बनना चाहते थे। लेकिन 12 सितंबर की तारीख को वहां पर एक वाकया हुआ और वाकया राजस्थान की सियासत के लिए, कहा जाए कि सियासत के पन्नों में, जो राजस्थान की सियासत के जो पन्ने रोज चलते हैं वहां पर दर्ज हो गया। और वहां पर एक मंत्री, या यूं कहें कि कुछ मंत्री, राजस्थान के कुछ नेता जब मंच पर खड़े हुए थे तो उसी भीड़ में, जो हजारों की तादाद में जो भीड़ वहां पर थी, उनमें से कुछ लोगों ने जो हल्ला, जो शोर, जो नारेबाजी जो चीज की, वो काफी चर्चाओं में रही। और उसके बाद से राजस्थान की सियासत भी चर्चाओं में आ गई। सीधे तौर पर बात करें, मंत्री अशोक चांदना ने अपने भाषण को अधूरा छोड़ा। वो वहां से निकले और भी नेता वहां से निकले और सीधे तौर पर उन्होंने कुछ समय बाद ये पूरा जो वाकया था उसका जिम्मेदार ठहराया सचिन पायलट को। और कहानी यहीं से शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह कि मसला क्या था, असलियत क्या थी और हुआ क्या था, आज उसी पर चर्चा होगी राजस्थान की सियासत पर भी, कि आखिर राजस्थान में जो गुर्जर समाज को आरक्षण देने की मांग जो लंबे समय से जो चल रही है वो आज भी जारी है, लड़ाई आज भी जारी है। और चर्चा इस बात पर भी होगी कि अब ये समाज सीधे तौर पर ये कहने लग गया कि केवल हम भीड़ तंत्र नहीं, बल्कि सियासत के हकदार, सियासत के नुमाइंदे, जो नुमाइंदों की जो वक़्त होती है, एक जिम्मेदारी होती है, वो ये भी पूरा करना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल बैसला के पुत्र विजय बैसला जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार आजाद जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, चूंकि हमने शुरुआत की 12 तारीख से और राजस्थान में काफ़ी चर्चाओं में रहा, पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार अभी भी चर्चाओं में है, तो अगर संक्षेप में जानना चाहें कि वो जो पूरा वाकया था, जाहिर सी बात है कि शायद उस वाकये की किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि उस अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में कुछ ऐसा माहौल बनेगा। और 2 दिन पहले जब आपकी और हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो कार्यक्रम भी इतिहास में लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ काले अक्षरों में वो जो वहाँ पर जो माहौल बना था वो भी लिखा जाएगा। ज़रूर। देखिए, हम लोग अनफॉर्चुनेटली हम केवल उस इंसिडेंट की बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि लाखों लोग आए जी। हम ये बात नहीं करते कि इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग वो पहुँचे जो कर्नल साहब की विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है भाई। देखो, अगर मैं हूँ और आप है, और अगर आप कांग्रेस से हैं और अगर आप मैं बीजेपी से हूँ, और अगर हम दोनों एक घर पे खाना खाने पहुँचे तो ये थोड़ी हो कि बीजेपी पहुंची और कांग्रेस पहुंची। वो तो आज़ाद जी और विजय पहुंचे खाना खाने। अब आप उसको कलर क्या देना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो न्योता दिया था, और हमने सबको न्योता दिया था, हमने ये कहा था कि किसी भी मज़हब से हो,
किसी भी समाज से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो भी व्यक्ति कर्नल साहब के विचारधारा से इम्पैक्टेड रहा हो, कभी भी कर्नल साहब के साथ रहा हो, वो पहुँचे। और आप ये देखिए कि जो भी व्यक्ति वहाँ था, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कर्नल साहब से इत्तेफाक रखता था जी। आप देखिए राजेंद्र राठौड़ जी थे, आपके जोगिंदर रवाना जी थे, वैभव जी थे, आपके सतीश पूनिया जी थे, अलका जी थी, बहुत सारे लोग थे तमाम, और केवल गुर्जर नहीं थे, सब समाज के थे। तो इट्स दैट इज द इशू। किसी ने ये नहीं देखा कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे फूल बरसा रहा था, वो तो ऐसे बरसा रहा था जैसे घर की मोटरसाइकिल हो। आप मानिए 1.5 घंटे तक फूल ही बरसाता रहा वो। ये भी एक मायने की रखने की बात है कि, और अब ये देखिए कि पूरा पुष्कर मार्केट 12 तारीख को बंद था। बिल्कुल। किस लिए बंद था? कर्नल साहब के सम्मान में बंद था, क्योंकि कर्नल साहब हर साल पुष्कर आकर के, क्योंकि पुष्कर राज हमारे गुर्जरों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है जी। और तीर्थ होने की वजह से कर्नल साहब हर बार आते थे। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी माता जी की अस्थियां भी पुष्कर राज में ही हैं, तो वो आते थे। और वो जो हमारे वो पंडों के पास जो बही लिखी रहती है ना, उस पर हर बार अंक करके जाते कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं समाज के लिए और मेहनत कर सकूं, बच्चों को और आगे ले। तो आप जाकर के देखिए ऑन रिकॉर्ड जी। तो ये है, हम केवल एक इंसिडेंट को देखें, ये गलत होगा। इट विल बी इनजस्टिस टू द होल थिंग। 3.5-4 लाख लोग आए, कोई लोग कह रहा है 5 लाख लोग आए। जितने लोग वहाँ उस भीषण गर्मी में बैठे थे, उतने ही लोग स्नान कर रहे थे क्योंकि उनको 4 बजे वापस जाना था। उतने ही लोग वहाँ पे गुर्जर धर्मशाला में भोजन कर रहे थे और उतने ही लोग गलियों में घूम रहे थे। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि 27 दिन तक चली यात्रा 5000 किलोमीटर चली। आप ये देखिए कि 23 जिले राजस्थान के 75 विधानसभाओं से होती हुई टोंक में 50,000 लोगों का काफिला चला, टोंक शहर में, जिसको निकलने में करीब 5.5 घंटे लगे। करीब 35,000 लोगों का काफिला आपके गंगापुर शहर में लगा, उतना ही बामनवास में लगा। और जहाँ जाओ, चाहे आप जैतारण पकड़ो, रेबारियों का इलाका पकड़ो, आप सिरोही पकड़ो, वहाँ पर भी इतने ही लोग। इट वॉज टेरिटरी एग्नोस्टिक। सब लोग कर्नल साहब के सम्मान के लिए आए और उनको सम्मान देने के लिए पहुँचे। ये इंसिडेंट हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि नहीं होना चाहिए था, वो स्थान नहीं था इस चीज़ के लिए। और हम थोड़ा सा ना कलंकित सा महसूस कर गए, क्योंकि जो कार्य हुआ वो अच्छा नहीं था। इट वॉज नॉट इन द राइट टेस्ट। मैंने बाकी मीडिया इंटरव्यूज़ में भी यही कहा कि कहीं पर अपने राजस्थान मूल की जो राजनीति है वो संस्कारहीन होती जा रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, और हमको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। और मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक लीडर से मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि थोड़ा सा सेंसिटिव हो। ये नहीं है कि देयर इज़ नो रूल इन पॉलिटिक्स, ना, देयर इज़ अ रूल इन पॉलिटिक्स एंड दैट रूल सेज यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ये इसके आगे हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल से ये लाइन हम ड्रॉ करना भूल गए हैं। हर जगह इस तरह के कार्य हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में तो जूते लेके नहीं जाते ना साहब। तो अस्थि कलश विसर्जन यात्रा में भी जहाँ पे अस्थियाँ रखी हों, वहाँ पे ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। तो जिसकी भी विचारधारा ये रही, मेरा तो उनसे थोड़ा हाथ जोड़ करके निवेदन है, बदलो। राजस्थान के संस्कार ऐसे हैं जहाँ पर जोधपुर में ये नहीं कहते जूती मारेंगे, वो तो कहते मारी जूती तारे माता पे बिराजली जी। तो जब वो बिराजने वाली भाषा कहाँ चली गई हमारी? समथिंग इज नॉट करेक्ट समवेयर। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या लगता है सर, अब अगर राजस्थान की राजनीति पे अगर हम बात कर रहे हैं, चूंकि आप ये चीज़ भी कह रहे हैं कि वाकई प्रतिनिधित्व प्रॉपर मिलना चाहिए समाज के लोगों को, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगले साल इलेक्शन भी है, बिल्कुल। तो किस तरीके से आप देखते? देखो, मैं तो अपने एमबीसी समाज की बात कर सकता हूँ और मैं बहुत कैटेगरिकली बात करूँगा। और मैं आज बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 2 साल से बात वॉइसफरसली कह रहा हूँ। राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं। 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पर एमबीसी समाज के 31,000 से लेकर के 78,000 वोट हैं। और इसके बावजूद भी, अब लेट मी गिव यू द स्टार्टलिंग फैक्ट्स। एमबीसी समाज में रेबारी, देवासी, राय का एक समाज ये आता है, एक गुर्जर समाज आता है, एक बंजारे आते हैं, एक लोहार आते हैं और एक गडरिया आते हैं। मैं गडरिया की बात कर लेता हूँ, मैं गुर्जरों की भी बात नहीं करता और देवासियों की भी बात नहीं करता।
75 साल से राजस्थान में एक भी गडरिया एमएलए नहीं है, और जबकि सहाड़ा में खूब सारे बैठे हैं, मावली में खूब सारे बैठे हैं, आपकी डीग कुमेर में 22,000 गडरिये हैं, आपके राजा खेड़ा में करीब 38,000 गडरिये हैं। क्यों नहीं इनको प्रतिनिधित्व दिया जाता? और शॉकिंग चीज यह है कि अभी तक, इस साल तक इनका कोई पार्षद भी नहीं था साहब। पहला पार्षद बना है भरतपुर में, और वो भी मनोनीत है साहब, इलेक्टेड नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। व्हाट डेमोक्रेसी आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर वी हेडिंग? हम बात क्या कर रहे हैं? हम जहां पर ये लोग रहते हैं, मैं गडरियों की बात कर लूं, अगर मैं मावली की बात करता हूं, सहाड़ा की बात करता हूं, तो भाई वहां पे तो वो लोग लीड कर रहे हैं, राजा खेड़ा में वो लोग लीड कर रहे हैं पॉलिटिकली, जिनके 3,000 वोट नहीं है। तो जिनके 50,000 क्यूमुलेटिव वोट हैं वो कहां जाएंगे? आप ये मुझे बताओ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आई मीन ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह सकता हूं कि जब टिकट बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं भैया एक गुजर को टिकट दे दे, दूसरे गुजर को नहीं देंगे। एक पार्टी ने गुजर को दे दिया, दूसरी पार्टी गुजर को नहीं देगी। तो फिर मुझे बताओ, अग्रवाल के सामने बंसल कैसे लड़ लेता है? गुजर के सामने गुजर नहीं देते, क्योंकि जीतेगा तो गुजर ही, गुजर बहुल क्षेत्र से। तो अगर अग्रवाल के सामने बंसल को क्यों टिकट देते हो, ये बताओ मुझे। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी, मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल है जी। क्यों? आप, मेरा मानना यह है कि राजस्थान में पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति तो होती ही नहीं है, जातियों की राजनीति होती है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने वो जाति साध ली वो उसकी हो जाती है। अब आप देखिए, पिछले जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उसके अंदर में एमबीसी की बात भी नहीं करता, मैं तो गुजरों की बात कर लेता हूँ। गुजरों ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई। जब लोकसभा इलेक्शंस हुए तो गुजरों ने बीजेपी को सपोर्ट किया, तो बीजेपी पावर में आ गई। तो पार्टियों का तो है ही नहीं, ये तो जातियों का है साहब। जिसने जिस जाति को साध लिया वो निकल लिया। अब जब आप देखो, जब आप संगठनात्मक कार्य करते हैं और या कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरली कुछ डिसाइड करते हैं, पार्टियों के संगठन बनाते हैं, तो अखबारों में बड़ी बड़ी लाइन में आता है, इस बार अमुक पार्टी ने जातीय समीकरण साध लिया। अगर जातियां नहीं होती तो ये हेडलाइन कैसे बनती? केवल म्यूनिसिपल इलेक्शंस के अंदर में स्पेसिफिकली, या दिल्ली जैसी सिटी में, या जहां पर जैसे बॉम्बे है, जहां पे इट्स मोर ऑफ ए म्यूनिसिपल, जहां पे एक गली के अंदर सारी जातें रहती हैं, वहां पर तो केवल आपके पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस होते हैं। और जहां पर भी डिस्टेंस बेस्ड कास्ट डायनेमिक्स चलती हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन नहीं होते, जातों के होते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जातों को, एमबीसी जातों को दबा के रखा, आगे नहीं करा। क्योंकि अगर हम खुल के आ जाएंगे तो भाई समीकरण तो बदलेगा ना। अगर आप 75 विधानसभा में, और मैं एक बात बता देता हूं आपको, समीकरण तो बदलेगा सर। यू कैन नॉट होल्ड समथिंग फॉर विच द टाइम हैज कम, एंड द टाइम हैज कम फॉर द एमबीसी कम्युनिटी। यू कैन नॉट होल्ड इट। कर्नल साहब ने हमें पढ़ना भी सिखा दिया, लड़ना भी सिखा दिया। और कर्नल साहब जब बीमार नहीं थे तब उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही थी कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है, और ये बलभूल यही थी कि 75 विधानसभाएं आपके पास हैं और आप हो कहाँ? ना तो संगठन में हो, ना आप किसी पोजीशन में हो, ना आपको टिकट मिलते हैं। एमबीसी समाज क्या करता है? देखो, राजस्थान में जो मार्शल कॉम्स हैं वही तो भीड़ तंत्र हैं। गलत बोल रहा हूं, बताओ आप मुझे। जब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग्स होती हैं तो कौन आता है वहाँ पे? मार्शल कॉम्स ही तो आती हैं। और मार्शल कॉम्स को आप हमारी मार्शल कॉम को आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, तो फिर हम भीड़ में नहीं जाएंगे। सोचिए कि अगर मांडल में, यानी पहले से जो चीज चली आ रही है वो बदलेगी, अब आप उसको और चेंज करेंगे। हम बिल्कुल बदल देंगे, बदलना शुरू कर दिया। मैं 73 विधानसभा ट्रैवल करके आया हूँ मैं, और सबसे मैं ये कह के आया हूँ कि भैया तुम्हारे वोट कितने? किसी ने बोला 45,000, किसी ने बोला 55,000, कंबाइंड कितने? 60,000। तो मैं सबसे यही पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा एमएलए क्यों नहीं? मैं तो पारीक साहब को बगल में बिठा करके मैंने उनसे पूछ लिया मसूदा में कि भाई मुझे बताओ तुम कैसे जीत गए, गुजर क्यों नहीं आया? जवाब नहीं। मुझे ये बताओ कि आपके 2 वोट्स। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि आप जब ये चीज कह रहे हैं कि अभी तक पार्षद भी नहीं आया, वो गडरिये का था।
ठीक है, लेकिन वोट है तभी आ रहे हैं ना। अभी तक क्या कभी यूनिटी नहीं रही समाज में, कास्ट में? आई विल एक्सप्लेन टू यू। अभी तक हम लोग सामाजिक तौर से लड़ रहे थे, राजनीतिक तौर पर नहीं। अब राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। और मैं आपको, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, राजस्थान में एक परिपाटी कर दी गई है पॉलिटिशियंस की, खास करके हमारे समाज में, कि एक आपका एक क्लास ले लेता हूं मैं, कि एक तो हो गई आपकी सामाजिक नेता और एक हो गया आपका राजनीतिक नेता। सामाजिक नेता राजनीति की बात नहीं करेगा और जो राजनीतिक नेता है वो समाज की बात नहीं करे। आप देख लो पिछले 4 साल से किसी एक ने कुछ बोला हो तो बताओ। हम जब पटरी पे बैठे, और मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक नेताओं की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल नेताओं की बात। हम जब पटरी पे बैठे तो पार्टी इन पावर का बंदा नहीं आया कोई पटरी पे हमारा सपोर्ट करने। जो हार गए 13 विधायक, उनमें से भी एक नहीं आया। जो सामाजिक नेता जो लड़ने वाले थे, टिकट मांग रहे थे, वो भी नहीं आया। सो ये सब स्प्लिट कर दी ना, तो हमने इसमें एक नया एनिमल फिट कर दिया ऐसा वैसे, और इस एनिमल का नाम है सोशियो पॉलिटिकल लीडर। हम सामाजिक लड़ाई भी लड़ेंगे और हम पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। क्योंकि आप बात समझिए, सरकारी नौकरी 5% से आपको मिल गई, आपका उसका पॉलिटिकल अम्ब्रेला कहाँ है? आज मैं जब अभी घूम कर आया हूँ, जालौर में, सिरोही में, बालोतरा में, बाड़मेर में, सिंदड़ी में कौन किसकी पोस्टिंग हो रखी है? करौली, धौलपुर, बयाना के लोगों की पोस्टिंग हो रखी है। और जो समाज पॉलिटिकली स्ट्रांग है उसकी पोस्टिंग उसे घर में हो रखी है। ये तो कोई, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। जिसको देख लो, जिसको भी देखो जो स्ट्रांग कम्युनिटी से आता है, जो पॉलिटिकली विल है जिसकी, उससे पूछो तेरा भाई तेरा पोस्टिंग है, बोला मैं तो घर से 50 किलोमीटर दूर हूँ साहब। कितने साल से? 10 साल से हूँ साहब। तो अब किस तरह की तैयारियां हैं 2023 के लिए? बड़ा सिंपल है सर, पार्टी कोई भी हो, हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, संगठनों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पॉलिटिकल मीटिंग्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर आप हमको बुलाओगे ही नहीं, हमको गांठोगे ही नहीं, तो हम क्यों लगेंगे मुझे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं हर सभी को ये एग्जाम्पल देता हूँ। आपने 500 रुपये की कमीज खरीदी पूरी बाहों की, और उसने आपको, जब दुकानदार ने आपको कमीज दी, तो एक बाँह जहाँ से काट के दे दी और एक नीचे से काट के दे दी। आप लोगे क्या वो कमीज? नहीं लोगे ना। सिमिलरली इफ वी आर गिविंग यू द फुल वोट्स, देन वी नीड टू हैव द ड्यू इन रिटर्न। आज की ड्यू कहाँ है? आज की डेट में मेरे को कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर मैं आपको कहूँ कि एमबीसी समाज और काफ़ी सारे छोटे, जैसे आपके जो जोगी समाज है, आपको पता है जोगी समाज के करीब 28,000 वोट है थानागाजी में, और उनको कभी टिकट नहीं मिला। ऐसे तेली हैं, ऐसे आपके नाई हैं। यानी राजस्थान में अब साल 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, वहां तमाम ऐसी कम्युनिटीज को एक साथ, और मेरे पास आए साथ करने के लिए अब विजय बैंसला जी तैयार हैं। विजय बैंसला नहीं तैयार हैं साहब जी। पूरा एमबीसी समाज एक जाजम पे बैठा हुआ है। विजय इज नथिंग। आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे समाज में लीडर नहीं होते, हमारे समाज में इंडिविजुअल डिसीजंस कभी नहीं होते। समाज की जाजम में बैठते हैं, वहाँ डिसीजन लिया जाता है। जब मैं केकड़ी में था, मैंने अकेला डिसीजन नहीं लिया। जब मैं मालपुरा में था, तब मैंने सबसे पूछा, भाई तुम्हारे वोट कितने हैं? उन्होंने बताया इतने हैं साहब, 55,000 हैं, 40,000 हैं। तो मैंने यही पूछा, तुम्हारा एमएलए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबने हाथ खड़े करके बोला होना चाहिए। तो करोगे क्या? बोलते हम लड़ेंगे और हम अपना एमएलए बनाएंगे, एंड दैट्स इट। मैंने तो नहीं बोला ना। लेकिन हाँ, एक जान फूकने वाली एक चीज है, एक डायरेक्शन देने वाली, जो एब्सोल्युटली राइट, डायरेक्शन हम देंगे, वो चीज बिल्कुल देंगे। और मैं आई एम टेलिंग यू टुडे, इस इलेक्शन मैक्सिमम अगले इलेक्शन तक राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र एमबीसी समाज बदलेगा। आप कब तक पीछे रखोगे? कब तक रखोगे? आई मीन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। किस पार्टी से और किस लीडर से उम्मीद रखते हैं? मैंने कहा ना, पार्टी एग्नोस्टिक है, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं जोड़ना तो पड़ेगा। सब जुड़ेंगे ना यार, आप मेरी बात मानिए। क्या जाट समाज में कांग्रेस से और बीजेपी दोनों से नहीं लड़ते लोग? बात नहीं लड़ते क्या? लड़ते हैं ना, ठीक है। ब्राह्मणों में नहीं लड़ते क्या? राजपूतों में नहीं लड़ते क्या? तो फिर एमबीसी समाज को आप एक पार्टी के से क्यों जोड़ रहे हो?
क्या हम, देखिए मैं एक बात और बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं सबको, लीडरशिप्स को, पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप्स को, राजस्थान की लीडरशिप्स को, सेंट्रल लीडरशिप्स ऑफ ऑल पार्टीज, हम चाहते हैं कि राजस्थान का भविष्य सुधरे, राजस्थान प्रोग्रेस करे, लेकिन राजस्थान तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उसके अंदर में रहने वाले सब लोग प्रोग्रेस करें। ये नहीं हो सकता कि अमुक आप 4 पार्टीज लेकर, चार जातियों को लेकर के या 6 जातियों को लेकर के या 10 आदमियों को लेकर के प्रोग्रेस कर लो। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी के संगठन देख लो आप दोनों के, हम हैं कहाँ? कहीं नहीं है। एक का संगठन है नहीं, दूसरे के संगठन में हम है नहीं, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? दोनों जगह फेलियर है। और क्या है? भीड़ तंत्र है। और एक ने सरकार बनाई, एक से हमने सरकार बनाई विधानसभा की, एक से हमने लोकसभा की बनाई, और हम कहाँ हैं? कहीं नहीं। अब मुझे बताओ चीटिंग किसके साथ हुई? फटी हुई कमीज, कटी कमीज किसको मिली? वोट तो हमने पूरे दिए थे। दिस विल नॉट गो ऑन, इट इज हाई टाइम। यानी कुल मिलाकर 2023 में अब तमाम पार्टीज को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। आप ये देख लीजिए कि 5 लाख लोग पुष्कर में इकट्ठे हुए तपती गर्मी में, और वहां पर हमने हाथ उठा करके डिसीजन लिया है। तो अब कोई प्रोग्राम या कोई नई रणनीति इसी चीज को एक साथ बांधने के लिए? हम वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। एक जोड़ी जूतियां फट गई हैं, एक जोड़ी जूती और खरीद लेंगे साहब। जब तक ग्राउंड में आदमी काम नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला। एसी कमरों में बैठ के चरक के कुर्तों से समाज नहीं बदलता साहब। जूतियां बदलनी पड़ती हैं, पैर घिसने पड़ते हैं, लोगों के पास जाकर के बात करनी पड़ती है। हम लोग जब निकले, आपको मैं बताऊं, औसतन ये 27 दिन के ट्रैवल में मेरे पास स्मार्ट वॉच थी, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, औसतन मैं 14 किलोमीटर रोज पैदल चलाऊं। अकेला तो नहीं चलाऊंगा ना, समाज के साथ ही चलाऊंगा। समाज की बेटियां, बहनें, माताएं, युवा, बुजुर्ग सब नाचे, बिकॉज दे कैन सी अ विजन, दे कैन सी अ पॉलिटिकल विजन। मैं नहीं चाहता, देखो आज तक क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, और इस बात का मुझे बहुत दुख है। सर एक चीज मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हम पर्टिकुलर मान लीजिए गुर्जर समाज की बात करते हैं कि वो एकजुट नहीं हुआ और लोगों ने या पार्टीज ने, नेताओं ने उसे भीड़ तंत्र माना। बिल्कुल, अभी भी मानते हैं, लेकिन गुर्जर समाज के भी विधायक हैं, तो क्या उन लोगों ने केवल अपना देखा या पूरे समाज पर उनकी नजर? हाँ, नहीं देखा, नहीं देखा। कहने में क्या अर्थ है? सच कहने में कोई शर्म नहीं है सर। अगर देखा होता तो पटरी पे बैठते। मैं तो पहले ही कह चुका हूं। और हमने समाज में ये कह दिया है कि हाँ भाई साहब, हो सकता है कि आपने 4 साल तक हमारे को अनदेखा कर लिया हो, अभी 1 साल बाकी है, समाज के साथ खड़ा होना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन में आप लोग बाहुल क्षेत्र से खड़े हो और हम आपको वोट न दें। क्योंकि एक बात बताओ, आप गुर्जर समाज से हो और आप भी गुर्जर समाज से हो और आप हमारे लिए खड़े ही नहीं होते, तो मैं आपको वोट देके क्या करूँगा? फॉर मी यू आर नथिंग। अगर आप मेरी बात ही नहीं करते तो मेरे को एक स्टैटिस्टिकल नंबर के जीता हुआ है, उससे मेरे को क्या लेना देना? मेरे को नहीं चाहिए वो आदमी, हमारे समाज को वो आदमी नहीं चाहिए जो समाज के लिए नहीं खड़ा होता। हमको वो आदमी चाहिए जो एमबीसी समाज को आगे लेके जाए, उसके लिए खड़ा हो। क्या नहीं तो मैं आपको बताऊं जी, समाज विरोध करेगा। क्या अभी तक किसी एमएलए ने कभी सपोर्ट किया इस चीज को लेकर, जो प्रेजेंट में एमएलए हैं? किस चीज को लेकर? आपकी इस पूरी मांग को लेकर एक जाजम पर लाने के लिए? भाई साहब, ये समाज की मांग है, आप मेरी बात समझिए, ये समाज की मांग है। जो लोग जीते हुए हैं वो क्यों बात करेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन आपकी समस्या नो, इट्स इररिलेवेंट, इट्स इररिलेवेंट। माय पॉइंट इज, जो लोग जीते हुए हैं वो लोग मेरी ये बात पहले ही कर लेते ना, करनी होती तो। मैं वही जाना, मैं तो खुली बात करूंगा। मुझे ये बताओ कि अगर हम 75 विधानसभाएं काबिज करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है? और जो पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स हैं उनके पास नहीं है, मेरे समाज के लीडरों के पास नहीं है? होगा ना, तो जारी क्यों नहीं किया? बिकॉज नोबडी वांट्स अ चैलेंजर। मैं कह रहा हूं कि 36 एमएलए बनाएंगे, किसी भी पार्टी से आए, हाउ डज इट मैटर? समाज आगे बढ़ना चाहिए। देखो मेरी 51 साल उम्र है, 20 साल बाद मैं इस सिचुएशन में आ जाऊंगा कि चल नहीं पाऊंगा,
मुझे क्या चाहिए? लेकिन अगर जब मेरा बेटा, मेरी नस्ल के लोग बाग वापस से ज़िंदगी में देखेंगे कभी राजस्थान में, यहाँ 30 MLA हमारे भाई साहब, अगर 30 MLA हमारे होते ना तो आज डांग में पीने का पानी होता। आपको पता है डांग क्षेत्र में पीने का पानी नहीं, खड्डा खोदते हैं लोग बाग, रात को उलीचा करते हैं, कपड़े में डालते हैं, कपड़ा निचोड़ते हैं, 5 बार छानते हैं, मट्टी हटाते हैं, फिर पानी पीते हैं आज की डेट में। और ये मेन रोड से 9 किलोमीटर दूर है। और इसके ऊपर में आपकी मंडरायल से लेकर के और आपका बंडरायल से लेकर के पानी का पाइप जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नांदौती तक। और वो बेचारा गांव वाला वो पानी की आवाज़ रोज सुनता है, लेकिन उसको इतने सालों से पीने का पानी नहीं है। अगर यही लोग होते, उनको ये दर्द समझ में आता, तो ये बात सॉल्व हो चुकी होती। मैं गलत नहीं कह रहा, आप बताओ अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा। तो यानी कुल मिलाकर कहानी यही कि जो समाज के जो लोग हैं, जो विधायक बन चुके, नेता मंत्री रह चुके, उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, दे हैव टू स्टैंड। सी, जिसकी रोटी खाते हो उसको तो नमन करना पड़ेगा साहब। ऐसा नहीं हो सकता पेट भर गया तो थाली को लात मार दी ना, नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया है, इनफ इनफ। लड़के पटरियों पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, 233 का मैटर होगा, चलो ऑपोजिशन के एक MLA ने बात नहीं करी। जो हार गया उसने क्यों नहीं बोला? भाई आ तो गए थे बड़े छान से, इलेक्शन टाइम में वोट दे दो, हम गुजर हैं, हार गए तो चुप हो गए, अगली बार नहीं लड़ना क्या? 233 के मैटर में नहीं, लेकिन जो बन गए वो भी नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं जो बन गया वो तो चलो सरकार का हो गया, एक बार के लिए मान लो। ऑपोजिशन वाले को तो बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला? द पॉइंट इज, इट इज हाई टाइम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द पॉलिटिशियंस टू स्टैंड विद द कम्युनिटी। मैं दाग देता हूं, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, जाट कम्युनिटी की मैं दाग देता हूं, जिस तरह से वो अपने समाज के लिए खड़े होते हैं साहब, हैट्स ऑफ टू देम। हमें जिससे सीखने को मिलता है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो वाकई ये एक बड़ा सवाल है जो विजय वैसला जी ने यहाँ पर उठाया कि समाज के लोग, जिनको समाज, उस नेता को समाज के लोग ही जिताते हैं कि शायद वो अब उस समाज को आगे बढ़ाए, उन लोगों को आगे बढ़ाए, लेकिन जो हालात बन चले हैं, जो हालात हो चुके हैं, और सीधा सवाल ये कि जब अगर कोई लीडर, समाज का कोई लीडर अगर वक्त पर मौजूद ना हो तो शायद उसका भी कोई फायदा नहीं। और साफ तौर पर विजय जी का कहना ये कि इस बार के चुनाव में जो तस्वीर होगी वो कुछ अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी और नई तस्वीर होगी। और राजस्थान में MBC समाज के बुजुर्ग और युवा राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र बदलेंगे, ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूं। और ये तैयारियां आपकी पूरी? हमारी तैयारियां तो हो चुकी हैं। मैंने आपको मैप दिखाया था ना, आप प्लीज मेरा मैप सबको दिखाइएगा, उनको पता पड़ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अब कि अगले साल 2023 में इलेक्शन जो होंगे उसमें राजस्थान की तस्वीर क्या होती है, एकजुटता वाली जो बात होती है उसकी तस्वीर क्या होती है। और बड़ा सवाल ये कि इसी समाज के जो दूसरे लीडर्स इस समय राजस्थान में मौजूद हैं वो क्या एक्शन करते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं, वो कितना साथ चलने को तैयार होते हैं, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। और MBC समाज उसी व्यक्ति के साथ रहेगा या उसी पार्टी के साथ रहेगा विधान। आप ये देखिएगा क्या है कि आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग टू यू। इस बार विधानसभा वाइज होगा, राजस्थान वाइज नहीं होगा। अगर अमुक केकड़ी विधानसभा में टिकट किसको दिया, किस पार्टी ने, हमारे वाले आदमी को दिया, तो हम उसके साथ वहां जाएंगे। अगर आपने मसूदा में किसको दिया, हम उसके साथ जाएंगे, समाज उसके साथ जाएगा। समाज को 36 MLA बनाने हैं साहब, पार्टियां नहीं जितानी। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत हो गया, वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस। टारगेट 36 MLA, 36 MLA का, इस या तो इस इलेक्शन या मैक्सिमम अदर अगले इलेक्शन। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं इसमें जो रिजर्व्ड हैं, जिसमें हमारी बहुत बाहुल्य है, तो हम लोग सिनर्जीज के साथ काम करेंगे साहब। और एक बात, और एक और पीड़ा है मेरी, मैं पीड़ा अपनी एक पीड़ा और बता दूं। राजस्थान में रिजर्व सीट्स तो ऑलरेडी हैं,
ठीक है, लेकिन फिर भी जनरल सीट पे रिजर्व कैंडिडेट को टिकट क्यों दिया जाता है? आप एग्जाम्पल देख लीजिए, देवली उनियारा देख लीजिए, हरी जी को टिकट क्यों दिया गया? मतलब जनरल सीट थी। आप अपनी रिजर्व सीट में भी टिकट लेते हो, यहां भी टिकट लेते हो, कर क्या रहे हो? मतलब आप कितना इनके ऊपर छुरी चलाओगे साहब? कुल मिलाकर इंतजार है 36 के आंकड़े का। हाँ, या तो इस इलेक्शन नहीं तो अगले इलेक्शन, मरने से पहले बना के जाऊंगा साहब। और 36 का आंकड़ा यहाँ पर क्या गुण खिलाएगा, देखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।